ओके डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे भारत का भू आकृतिक प्रदेश। भारत के संदर्भ में भू आकृति प्रदेश। ठीक है, पहले हम प्रदेश को समझते हैं और प्रदेश के अंदर भी संगामी विशेषताएं और विषगामी विशेषताएं देखेंगे। प्रदेश, ठीक है, इसको समझते हैं ये क्या होता है। मान लो ये कोई क्षेत्रफल है, ठीक है, ये कोई एरिया है और इसकी कुछ विशेषताएं हैं, एक्स वाई जेड बहुत सारी विशेषताएं हैं इसके, मान लो, ठीक है। और इसके कुछ बिंदु ले लिए, यहाँ पे एक ये बिंदु ले लिया, ये पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट ले लिया, सभी पॉइंट ले लिए, सभी पॉइंट ले लिए, ठीक है। इस क्षेत्र पे फल में बहुत से हमने बिंदु ले लिए और उस बिंदु पे इसकी जितनी विशेषताएं हैं सभी पॉइंट पे क्या है, एक बराबर है। ऐसा नहीं, इस प्रदेश की अगर कोई मान लो 10 विशेषताएं हैं तो यहाँ 7 इक्वल मिल रही है इन दो पॉइंट पे, इन पे 6 में इक्वल मिल रही है, इन पे 5 इक्वल मिल रही है, ऐसा नहीं। यहाँ 10 इक्वल है तो वहाँ पे भी 10 इक्वल मिलेगी। इसकी जितनी विशेषताएं इस प्रदेश के सभी बिंदुओं पे क्या है, एक बराबर होती है। उससे कौन सी विशेषताएं बोलेंगे, संगामी विशेषताएं। संगामी विशेषताएं। अगर सभी बिंदुओं पर विशेषताएं एक जैसी ना मिले तो उसे बोलेंगे विषगामी विशेषताएं का क्षेत्रफल। विषगामी विशेषताएं। संगामी विशेषताएं किसे मिलेंगे, सभी बिंदुओं पे इसकी जितनी विशेषताएं हैं इस क्षेत्रफल की, तो सभी बिंदुओं पे एक समान मिले तो उसे इस क्षेत्रफल को कौन सा बोलेंगे, संगामी विशेषताओं का क्षेत्रफल। संगामी विशेषताओं का क्षेत्रफल या भूभाग, मैं भूभाग लिख लेता हूँ, क्षेत्रफल लिख देता हूँ। अगर सभी बिंदुओं पे विशेषताएं इक्वल ना हो, बराबर नहीं मिलती, मतलब अलग अलग विशेषताएं हो रही है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, तो उस क्षेत्रफल कौन सा बोलेंगे, विषगामी विशेषताओं का क्षेत्रफल। इस क्षेत्रफल के सभी बिंदुओं में विशेषताएं एक जैसे हो तो उसे बोलेंगे संगामी विशेषताओं का क्षेत्रफल, और सभी बिंदुओं पर विशेषताएं एक जैसी ना हो तो उसे बोलेंगे विषगामी विशेषताओं का क्षेत्रफल। तो प्रदेश होने के लिए क्या जरूरी है, यह क्षेत्रफल कैसा हो, संगामी विशेषताओं वाला हो। इससे क्या बोलेंगे, शॉर्ट फॉर्म में प्रदेश बोलेंगे। इस क्षेत्रफल को प्रदेश होना है तो इसके लिए क्या जरूरी है, संगामी विशेषताओं का क्षेत्रफल होना चाहिए इसको, ठीक है। एक ऐसा क्षेत्रफल या ऐसा भूभाग जिसपे कैसी विशेषताएं हो, संगामी विशेषताएं हो, तो उस क्षेत्रफल को कौन सा बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे, प्रदेश बोलेंगे, ठीक है। विषगामी विशेषताएं पाई जाती है तो इसको प्रदेश नहीं बोलेंगे। प्रदेश इसे कब बोलेंगे, संगामी विशेषताएं पाई जाती है उसमें, ठीक है। अब समझते हैं भू आकृति। देखो, पृथ्वी की जो भूपृष्ठ है या किसी भी सतह का भूपृष्ठ है, उस भूपृष्ठ पर कोई त्रिविमीय संरचनाएं जो बनी हुई हैं, जैसे कुछ भी उसमें स्ट्रक्चर बनी हुई है ऊपर, तो उस त्रिविमीय संरचना को क्या बोलते हैं, भू आकृति बोलते हैं। जो उसके आंतरिक बल जैसे ज्वालामुखी, भूकंप, लावा इत्यादि, या बाह्य मतलब बाह्यजात बल जैसे हवा, सूरज, सूर्य तत्व जो भी इसमें बल लगाते हैं, ठीक है, तो उसका परिणाम हो सकते हैं वो। कुल मिला के किसी भूपृष्ठ के ऊपर पाए जाने वाली त्रिविमीय संरचना को क्या कहते हैं, भू आकृति कहते हैं। किसी भू पृष्ठ पर पाई जाने वाली त्रिविमीय संरचना को क्या कहते हैं, भू आकृति कहते हैं। किसी भूपृष्ठ पर पाई जाने वाली त्रिविमीय संरचना को क्या कहते हैं, भू आकृति कहते हैं। जब प्रदेश, अब देखो बाहर जैसे दे कोई मतलब अपना कोई
भारत है जैसे, ठीक है, ये भारत है जैसे मान लो। ठीक है, ये भारत है जैसे मान लो। जब इसका विभाजन जाति के आधार पर करेंगे तो इसके क्या कहेंगे, जनजातीय प्रदेश, कि यहाँ ये जाति है, यहाँ ये जाति है, यहाँ ये जाति है। इसका ऐसी अलग अलग विशेषताओं, अलग अलग मतलब चीज़ के आधार पर या अलग अलग कॉन्सेप्ट के आधार पर इसका क्या करेंगे हम, विभाजन करेंगे, तो उसके हिसाब से ये प्रदेश हो जाते हैं। अब इसका भूमि की आकृति के आधार पर इसका विभाजन करें, भू आकृति के आधार पर इसका विभाजन करेंगे प्रदेशों का, तो इसे क्या कहेंगे, भू आकृतिक प्रदेश कहेंगे। जब प्रदेश का विभाजन, भू आकृतिक प्रदेश किसे कहेंगे, जब प्रदेश का विभाजन किसके आधार पर हो, भू आकृति के आधार पर हो, तो उसे क्या कहेंगे, भू आकृतिक प्रदेश। ठीक है, प्रदेश समझ में आ गया, ऐसा क्षेत्रफल जिसपे क्या हो, संगामी विशेषताएं पाई जाती हो। ठीक है, उसे क्या कहेंगे, प्रदेश कहेंगे। और प्रदेश का विभाजन किसके आधार पर किया जाए, भू आकृति के आधार पर किया जाए, तो उसे क्या बोलेंगे, भू आकृतिक प्रदेश। ठीक, अब देखते हैं भारत में कितने प्रकार के भू आकृतिक प्रदेश हैं। पहले हम भारत का मैप बनाते हैं। ये लो, वो ऐसा कुछ भारत है अपना। ठीक है, ऐसा कुछ बना हुआ है भारत की स्ट्रक्चर। ठीक है, ऐसे कुछ भारत की स्ट्रक्चर है, ये भारत का मैप है। इसमें कितने प्रकार के प्रदेश पाए जाते हैं भू आकृति के आधार पे। एक तो पाया जाता है इसमें उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, प्रदेश। नंबर 2 पे पाए जाते हैं उत्तर के विशाल मैदान, नंबर 3 पे प्रायद्वीपीय पठार, नंबर 4 पे तटीय प्रदेश एवं द्वीप समूह है। इधर की तरफ कौन सा है, लक्षद्वीप है। ठीक है, और इधर अपने यहाँ है अंडमान निकोबार, ये क्या है, द्वीप समूह है। ठीक है, और एक उत्तर के विशाल मैदान में किसको गिन लेते हैं, मरुस्थल को इसके अंदर ही गिन लेते हैं। वैसे तो 6 बनते हैं, पर इन 6 को किसके अंदर कर दिए, 4 के अंदर ही कर दिए। विशाल मैदान में किसको, मरुस्थल को कर दिया, और द्वीप तटीय प्रदेश एवं द्वीप समूह किसके अंदर कर दिया, तटीय प्रदेश के अंदर किनको ऐड कर दिया, द्वीप समूह को ही। ठीक है, अब देखते हैं पर्वत क्या होते हैं। मतलब समुद्री लेवल से सबसे ऊंचे भूभाग पे जो स्थित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, पर्वत कहते हैं। ठीक है, और मैदान किसे कहते हैं, समुद्री भूभाग से थोड़ा सा ऊपर होने पे जो समतल सतह पे हो,
ये कैसे होंगे, उबड़ खाबड़ ऐसे इस तरह से होंगे, ठीक है। पर्वतीय प्रदेश कैसे होंगे, उबड़ खाबड़ होंगे। समुद्री लेवल है ये, समुद्री लेवल से बहुत ऊंचे भूभाग पे कौन होंगे, बहुत ही ऊंचे भूभाग पे होंगे पर्वतीय प्रदेश। ये समुद्री लेवल है, इससे बहुत ऊंचे भूभाग पे कौन होंगे, पर्वतीय प्रदेश होंगे सबसे ऊंचे भाग में। ठीक, उसके बाद में थोड़ा समुद्री लेवल से ऊपर होंगे, उसे क्या कहेंगे, मैदान, ठीक है। और मैदान ये हो गए, मैदान ये हो गया समुद्री लेवल, और समुद्री लेवल से थोड़ा सा ऊपर होंगे मैदान, और मैदान और पर्वतीय प्रदेश के बीच में जो क्षेत्र जो होगा थोड़ा उबड़ खाबड़ होगा वो भी, उसे क्या कहेंगे, पठार। और मैदान क्या होंगे, लगभग समतल होंगे, ठीक है। तो पहले हम पठार बना देते हैं। ये मान लिया हमने यहाँ पठार है और यहाँ हमने बना लिया मैदान, मैदान थोड़े नीचे होंगे और समतल होंगे, ठीक है। तो समुद्री लेवल से लगभग कितना ऊंचा हो गया, बहुत ऊंचे हो गए ये क्या होंगे, पठार। और इस लेवल पे आके ये क्या हो जाएंगे, मैदान। समुद्री लेवल अपने लेके चलते हैं ये रहा। और उसके बाद सबसे ऊंचे भूभाग पे कौन आएंगे, प्रदेश, पर्वतीय प्रदेश, ठीक है। इस तरह से होंगे ये पर्वतीय प्रदेश, ये मैदान, ठीक है। और ये क्या हो गया, पठार। ये समुद्री लेवल है, ठीक है। समुद्री लेवल से थोड़ा सा ऊंचा लगभग समतल, उसे बोल दिया जाता है मैदान। समुद्री लेवल से बहुत ऊपर, उसे बोलेंगे पठार। और समुद्री लेवल सबसे ऊपर भूभाग पे आकृति होगी, उसे बोलेंगे पर्वतीय प्रदेश। और समुद्री लेवल से सबसे नीचे पर्वतीय प्रदेश से सबसे नीचे स्तर पर और समतल उसे मैदान बोलेंगे, और इनकी बीच की जो सरफेस होगा उसे क्या बोलेंगे, पठार बोलेंगे, ठीक। समझ आ गया। ऊंचाई के आधार पे, किसके आधार पे बांटा जाता है इनको, ऊंचाई के आधार पे बांटा जाता है, ठीक। अब देखते हैं भारत में। भारत में लगभग यहाँ इस क्षेत्र से लेके और इधर की ओर ऐसे ऐसे जाते हुए, बिहार नहीं होगा इसमें, बिहार दूसरे में है, यहाँ ये सब क्या है, पर्वतीय प्रदेश है। ये सारा इधर का पर्वतीय प्रदेश ही है लगभग, ठीक है। सारा मैदान कम है यहाँ पे। ये सब क्या है, किसके अंदर आ जाते हैं, पर्वतीय प्रदेश के अंदर आ जाते हैं, ठीक। फिर उत्तर के विशाल मैदान, ये यहाँ से लेके ये बीच में अरावली है, इस अरावली को छोड़ देंगे नीचे, यहाँ पूर्वांचल का पदार्थ, यहाँ से लेके ये सब क्या है, इसमें मैदान है। ये कौन से क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है। और यहाँ से लेके और बीच में यहाँ तक लेके इस क्षेत्र, ये कौन सा है, ये क्षेत्र है पठार। भारत के अंदर ये कौन सा क्षेत्र है, ये पठार है, ठीक। और नीचे का ये जो तटों पे जो पाए जाते हैं वो कौन सा क्षेत्र है, जो समुद्र के लेवल के ऊपर पाए जाएंगे उनको क्या बोलेंगे, तटीय प्रदेश बोल जाएंगे वो। ये कौन सा क्षेत्र है, तटीय प्रदेश, जो किनारों पे है। तो इस तरह से भारत का वर्गीकरण है। ऊपर के ऊपर से में कौन से, हिमालय, फिर मैंने बनाया मैदान, ठीक है। फिर मैंने क्या बनाया, पठार, और नीचे नीचे क्या, समुद्र, ये तटीय प्रदेश। और तटीय प्रदेश के साथ में क्या है, द्वीप समूह है जो समुद्र के किनारों पे लगते हैं। तो इस तरह से भारत के भूआकृतिक प्रदेश बंटे हुए हैं, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं
उत्तर के पर्वतीय प्रदेश। ठीक, उत्तर के पर्वतीय प्रदेश, जिसके अंदर पहला आ जाएगा हिमालय, दूसरा आ जाएगा पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, जो पूर्व में पहाड़ियाँ हैं, गारो, मिसी, जयंतिया वगैरह जो आएंगे। ठीक है, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। हिमालय में भी देखेंगे, हिमालय पढ़ेंगे पहले हम। हिमालय के अंदर इसकी उत्पत्ति, ठीक है, उत्पत्ति कैसी हुई है ये देखेंगे। नंबर 2 पे देखेंगे इसकी ठीक है, नंबर 2 पे देखेंगे, पहले देखेंगे उत्पत्ति। ठीक है, नंबर 2 पे देखेंगे इसकी विभाजन। विभाजन में हम 2 प्रकार देखेंगे, अक्षांशीय विभाजन और देशांतरीय विभाजन। ठीक, हिमालय के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे? उत्तर पर्वतीय प्रदेश में हिमालय, हिमालय के बाद अंदर 2 चीज़ होंगी, हिमालय और पूर्वांचल पहाड़ियाँ। और हिमालय के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे? उत्पत्ति, विभाजन, अक्षांशीय विभाजन और देशांतरीय विभाजन। देखो ये हिमालय मान लो, ये टोटल हिमालय मान लो इसे। इस हिमालय को जब अक्षांश रेखाएं काटें, इस आधार पर इसका विभाजन करेंगे, तब क्या करेंगे? तब कौन सा विभाजन हो जाएगा? अक्षांशीय विभाजन। जब इस हिमालय का विभाजन किसके आधार पे हो? देशांतर काटें इसको, देशांतर इसको विभाजित करें, मतलब ऐसे, तो इसका कौन सा कहेंगे? देशांतरीय विभाजन। ठीक है, इसे क्षैतिज विभाजन भी बोल देते हैं, इसे ऊर्ध्वाधर विभाजन भी बोल देते हैं। मतलब जिसे जब हिमालय को अक्षांश रेखाएं काटे और उसके आधार पर उसका विभाजन करेंगे तो उसे बोलेंगे अक्षांशीय विभाजन। जब हिमालय को देशांतर रेखाएं काटे और उसके बाद आधार पर उसका विभाजन करेंगे, उसे बोलेंगे कौन सा हिमालय बोलेंगे? उसे कौन सा? देशांतरीय विभाजन बोलेंगे। ठीक है, तो ये ऐसी का विभाजन हो जाएगा। अब हिमालय को हम थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर में देख लेते हैं। ये भारत का ऊपर का क्षेत्र है। ठीक, ये भारत में वो ऐसे क्षेत्र बना हुआ है। और हिमालय कैसे जाता है? यहाँ से लेके, ठीक है, और ऐसे जाता है और आगे जाके ऐसे मुड़ जाता है, इसमें म्यांमार में यहाँ मुड़ जाता है ऐसे। ठीक है, फिर इधर अफगानिस्तान में इसका मोड़ आ जाता है। ठीक है, तो हिमालय ऐसे बना हुआ है। कहाँ कहाँ बना हुआ है हिमालय? ये तो हो गया अफगानिस्तान, उसके बाद पाकिस्तान में है, उसके बाद भारत में है, भारत के बाद चीन में है, और यहाँ नेपाल में है, यहाँ भूटान में आ जाता है, उसके बाद आगे आ जाता है म्यांमार। ठीक है, ये तिब्बत आ गया, या जो भी है, चीन, चीन, भूटान, उसके बाद यहाँ नेपाल, यहाँ का आ जाता है म्यांमार। ठीक है, और ये कौन सा है? भारत।
ठीक है। तो हिमालय का विस्तार कहाँ का है? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, चीन, भूटान, म्यांमार। ठीक है, इतने क्षेत्रफल में, इतने इतने एरिया में ये हिमालय बटा हुआ है। ठीक है। भारत के अंदर जो हिमालय है उसकी लंबाई कितनी है? भारत के अंदर जो हिमालय है जाता गुजरता है उसकी लंबाई कितनी है? ये यहाँ से भी जाता है। ठीक है, मैं एक उतना बना रहा हूँ। तो भारत के अंदर जो हिमालय गुजरता है उसकी लंबाई है 2400 लगभग किलोमीटर, 2400 से लेकर 2500 किलोमीटर के बीच में। और क्षेत्रफल कितना घेरता है ये भारत में? लगभग 5,50,00,000 क्षेत्रफल घेरता है। और एवरेज इसकी ऊंचाई कितनी है? 6000 मीटर किलोमीटर स्क्वायर। 2400 किलोमीटर इसकी लंबाई, क्षेत्रफल और ऊंचाई 6000 मीटर। ठीक। तो इसके अंदर ये है। और भारत के ऊपर कौन सा क्षेत्र, ऊपर कौन सा बना हुआ है? पामीर का पठार है यहाँ, पामीर की गांठ भी बोलते हैं इसे। गांठ जहाँ सभी पर्वत क्या के बंधे होते हैं। ठीक है, पामीर की गांठ या मैदान, अच्छा पामीर का पठार बोल देते हैं इसको। ठीक है। और इससे इधर की और कौन सा है? इधर के कौन सा है पठार के इस साइड में? इस साइड में कौन सा है? हिंदू कुश पर्वत, उसके बाद सुलेमान का पर्वत, और उसके बाद में कौन सा है? हिंदू कुश, सुलेमान और किरथर। हिंदू कुश का पर्वत है, सुलेमान का पर्वत है, और उसके बाद नीचे वाला है किरथर। थोड़ा सा नीचे आ गया किरथर। उसके बाद में ये किरथर। ठीक, हिंदू कुश, सुलेमान, किरथर। ठीक है। और इधर कौन सा जाता है? इधर की ओर एक पर्वत जाता है त्यानसान, चीन के अंदर। एक और जाता है कौन सा? आल्टूसान। ठीक है। और यहाँ है कैलाश। और यहाँ जाता है कुनलुन। यहाँ कुनलुन का। ठीक है, त्यानसान पर्वत, आल्टूसान पर्वत, कुनलुन पर्वत, कैलाश पर्वत। ठीक है, ये भारत के अंदर से हिमालय गुजर रही है। भारत में हम हिमालय देखेंगे पूरा कैसे जाता है। ठीक है, तो ये हिमालय के आसपास का स्ट्रक्चर है बना हुआ। ठीक है, यहाँ तिब्बत का पठार भी आ जाता है। तिब्बत है यहाँ। तिब्बत का पठार एकमात्र उपवाद है, थोड़ा ऊंचाई पे है, वरना पठार लगभग क्या होते हैं? नीचे होते हैं लगभग। ठीक है, ये बहुत ऊंचाई पे है। तो ये हो गया इसमें त्यानसान, आल्टूसान, कुनलुन और कैलाश। कैलाश से दो नदियाँ जुड़ती है, सिंधु मानसरोवर यहाँ बने हुए हैं, यहाँ से सिंधु नदी जाती है, इधर ब्रह्मपुत्र नदी जाती है। और इसके बाद में यहाँ नेपाल के पास में बगल में यहाँ मध्य हिमालय, मध्य हिमालय के में से कौन सी गुजरती है? गंगा नदी, गंगोत्री नदी, यहाँ तीस्ता नदी वगैरह यहाँ से गुजरती है सारी। ओम नदी हम देखेंगे अच्छे से। तो ये इसका हिमालय के आसपास का क्षेत्र, मतलब ऐसी स्ट्रक्चर बनी हुई है। अब देखते हैं हम हिमालय को। ठीक है, ये हिमालय हो गया। अब हिमालय की थोड़ी सी उत्पत्ति देख लेते हैं अपने। पहले हिमालय की क्या देखते हैं? उत्पत्ति। हिमालय की उत्पत्ति कैसी हुई ये देखते हैं। देखो, ये जो ऊपर एशिया है इसको क्या बोला जाता है? इसमें प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत लिया जाता है। पहले जो भारत था ना, वो इस यूरो जो एशिया बना हुआ आज के टाइम में, उसे यूरेशिया प्लेट बोला जाता है। यूरेशिया प्लेट मतलब यूरोप और एशिया की मिली हुई प्लेट है। और जो भारतीय प्लेट थी ना, वो इसमें क्या थी? पहले
मिली हुई नहीं थी। ये भारतीय प्रायद्वीपीय प्लेट क्या है, पहले से थी। ठीक है, ये कहाँ से निकल के आई थी? इधर अफ्रीका है, अफ्रीका के अंदर से निकल के आई थी ये प्लेट। यहीं से ऑस्ट्रेलिया निकल के गया इधर की ओर। ठीक है, उसी से वो सभी द्वीप समूह लगभग यहाँ से निकल के गए हैं सारे। तो पहले क्या है, बहुत प्राचीन, बहुत ही जब पृथ्वी की मतलब ये महाद्वीपीय विस्थापन चल रहे थे उस समय की बात है। वो हम जब चट्टानों के काल देखेंगे उसमें आएंगे सारे काल। ठीक है, उस काल में देख बताएंगे। अभी ऐसे मान के चलो बहुत पुराने टाइम में, बहुत जब हिमालय बन रहा था तब की बात है। तब एक भारतीय प्लेट थी और ऊपर कौन सी थी? यूरेशिया प्लेट थी। ये कौन सी प्लेट है? भारतीय प्लेट। भारतीय प्लेट। ठीक है, और इनके बीच में क्या था? टेथिस सागर नाम का एक सागर था। ठीक है, टेथिस सागर था इनके बीच में। ठीक है, ये दोनों प्लेट ऐसे थी, दूर दूर थी। ये टूट के कहाँ से ऐसी अफ्रीका से ऐसी भारतीय प्लेट टूट गई थी। और ऊपर कौन सी प्लेट है? यूरेशिया प्लेट है। नीचे की ओर कौन सी प्लेट है? भारतीय प्लेट है। इनके बीच में क्या है? टेथिस सागर है। ठीक है, तो ये दोनों प्लेटें क्या आपस में आके टकराएंगी और इसी से क्या बन जाएगा? हिमालय बनेगा। देखते हैं कैसे बनेगा। ठीक है, उत्पत्ति ऐसे मानी जाती है। अब ये देखो, पहले तो कैसे बन जाता है? ये भारतीय प्लेट, ये नीचे वाली मैं भारतीय प्लेट बना रहा हूँ, ये वाली नीचे वाली है भारतीय प्लेट, ऊपर वाली यूरेशिया प्लेट है। ठीक है, ये प्लेट जब आई और यहाँ से टकराई, ठीक है, तो टकराने के बाद में क्या हुआ? यहाँ से ये आई और यहाँ से ये टकराई। इसके बीच में क्या हुआ कि यहाँ बीच में क्या था? सागर था। और सागर के नीचे क्या आते हैं? अवशेष वगैरह होते हैं। यहाँ मैं साइड में बनाते हैं, मैं इसे अब पीछे साइड से बना रहा हूँ इसको। ठीक है, ये भारतीय प्लेट है। ठीक है, ये लगभग भारतीय प्लेट है। और इधर कौन सी प्लेट है? यूरेशियाई प्लेट है। ठीक है, ये दोनों आई, बीच में क्या था? टेथिस सागर था। और टेथिस सागर में, सागर के नीचे क्या पड़े होते हैं? अवशेष वगैरह पड़े होते हैं, पत्थर और बजरी वगैरह सब नीचे पड़े होते हैं, इसके अंदर रखे हुए होते हैं। तो ये यहाँ पे क्या है? अवसाद है, सेडिमेंट है। ठीक है, ये प्लेटें दोनों आई तो आपस में ये क्या अवसाद कनेक्ट हुए, बाद में और आगे की ओर आई। और ये प्लेट क्या नीचे की ओर चली गई, इसके अंदर भारतीय प्लेट क्या है इसके नीचे की ओर चली गई। ठीक है, जो भारतीय प्लेट है ये वाली, ठीक है, ये कहाँ चली गई? इसके नीचे की ओर चली गई भारतीय प्लेट। तो ये इसके नीचे ऐसे चली गई, ये आके ऐसे टकराई और इसके नीचे चली गई। ठीक है, ये नीचे की ओर चली गई। इसके सेडिमेंट थे यहाँ एकत्रित हुए, सेडिमेंट एकत्रित हुए धीरे धीरे। और उनको अब देखो, ये किसी चीज़ को अपने करेंगे तो उसमें क्या आ जाएंगे? ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बन जाती है, उसके अंदर क्या आ जाएंगे? वलन आ जाएंगे। तो धीरे धीरे इसके अंदर क्या है? वलन आने लगे। ये और पास में आई तो ये वलन और ऊपर उठे। ठीक है, ऐसे करके क्या बन गया? ये बन गया हिमालय। और ये प्लेट और नीचे चली गई। इसे बोलते हैं अभिसारी संकुंचन, अभिसारी निक्षेपण या अभिसारी संकुंचन हुआ है यहाँ पे। ठीक है, दो प्लेटें जब पास में आती है उसे बोलते हैं अभिसारी निक्षेपण या अभिसारी संकुंचन हुआ है यहाँ। ठीक है, अभिसारी हुआ है यहाँ, पास में आई है। अपसारी तो मतलब दूर जाना, अभिसारी तो मतलब नीचे पास की ओर आना। ठीक है, तो ये टकराई, यहाँ का जो सेडिमेंट था ये ऊपर आ गया। और कुछ इसका हुआ भूभाग था, जो इधर वाली प्लेट ऊपर है, तो कुछ इसका भी भूभाग क्या है, इसके भूभाग में क्या हो गया? वलन आ गया। कुछ तो सेडिमेंट ऊपर की ओर चला गया, कुछ इस प्लेट का भी क्या हुआ? भूभाग में वलन आ गया, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या बन गए? कुनलून का पठार बना, कैलाश का बना। ठीक है, इधर की ओर बन गया और इधर की ओर अवसाद से बना। तो इधर वाली चट्टानें अवसादीय चट्टानें होती है, इधर वाली लगभग क्या होती है? आग्नेय चट्टानें होती है। ठीक है, ये प्लेट नीचे जा रही है, इसके भारतीय प्लेट लगभग यूरेशिया प्लेट की क्या नीचे की ओर जा रही है। और ये हिमालय क्या बन गया? हिमालय ऐसे मतलब यहाँ बन गया, ये यहाँ के टकराने के बाद में यहाँ के बहुत बड़ा पर हिमालय बन गया। ठीक है, अब ये आगे आएगी दूसरे कालक्रम में क्या हुआ? ऐसे बना हुआ यूरेशिया प्लेट
और यहाँ की ये प्लेट क्या होगी, कनेक्ट होगी। ठीक है, ये भारतीय प्लेट यहाँ आके क्या हुई, कनेक्ट होगी। भारतीय प्लेट आके यहाँ कनेक्ट हुई तो यहाँ क्या बन गया, एक हिमालय बन गया। ठीक है, ऐसे करके ये हिमालय का निर्माण हो गया। ठीक है, कैसे ये हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, ऐसे हुआ है फलन के रूप में। ठीक है, ऐसे करके ये बन गया, हिमालय बन गया, बीच में वलन आ गए। समझ आ गई बात, ये हिमालय बन गया दोनों प्लेटों के टकराने से। इधर से ये प्लेट आई इधर से, और इधर से कौन सी आई, दक्षिणी भारत की दक्षिण का भारतीय प्लेट आई, दोनों टकराई। ये प्लेट नीचे की ओर चल गई, ये सेडिमेंट से बन गई। उधर से में स्कुंचन हुआ, जिसकी वजह से इसके ऊपर भी क्या बन गए, इधर भी कुछ बन गया, पहाड़ी भाग बन गया। ठीक है, और ये हो गया हिमालय, लगभग ऐसे बना हिमालय। ठीक है, हिमालय किसका हुआ है, तैतीस सागर में जो अवसाद थे उससे ही से क्या बना है, ये हिमालय बना है। ठीक है, हिमालय की उत्पत्ति ऐसी हुई है, दोनों प्लेटें टकरा के हिमालय बन गया। अब एक चीज और देखते हैं कि हिमालय ऐसे बना है, कैसे बना है, ऐसे जाके ऐसे बना है, इधर से नैरो बना है और इधर से मोटा बना है। क्यों, इधर इसकी चौड़ाई कितनी है, लगभग 500 किलोमीटर से ले 500 किलोमीटर के आसपास है, इधर लगभग 200 किलोमीटर के आसपास है। तो ऐसे क्यों, इधर से चौड़ा बना और इधर से कितना बना, पतला बना हिमालय, ऐसे क्यों हुआ। ऐसा इसलिए हुआ, जब ये प्लेट नीचे से आ रही थी, भारतीय प्लेट जब नीचे से आई, तो नीचे से आके भारतीय प्लेट क्या हुआ, टकराने वाली लगी, यहाँ टकराई आके, यहाँ टकराते ही क्या हुआ, प्लेट ऊपर से जैसे ही टकराई, ये चीज़ जैसे ही इसके मान लो टकराने के बाद में क्या हुआ, ये हल्का सा टिल्ट कर गई इधर की ओर, एंटी क्लॉकवाइज क्या होगी, रोटेट कर गई इधर की ओर। टकराने जैसे अपन मान लो जैसे कोई चीज़ आ रही होती है, इससे टकराने के बाद में क्या हुआ, जोर तो लग ही रहा था, ऐसे घूम गई थोड़ी सी, ऐसे घूमने की वजह से क्या हुआ, इधर की भूभाग की गति क्या होगी, तेज हो गई, और इधर की क्या रही, थोड़ी धीमी रही, इसके कंपेयर में धीमी रही, जिसकी वजह से ये यहाँ से आके प्लेट टकराने के बाद में क्या हुआ, इधर की ओर गति तेज हुई, जिसकी वजह से अवसाद क्या हुआ, ऊपर तक चले गए, इधर से पतला भाग भूभाग हो गया, जिसकी वजह से यहाँ माउंट एवरेस्ट बन गया। और इधर से क्या ये धीरे टकराई, इसलिए इधर का भाग क्या होगा, चौड़ा हो गया। तो हिमालय का भूभाग कैसे बना है, हिमालय ऐसे बना हुआ, इधर से चौड़ा है, उधर से पतला है। ठीक है, क्यों है, क्योंकि इधर की ओर ये जैसे टकराई, थोड़ी सी इधर की ओर रोटेट कर गई, गुरुत्वाकर्षण मतलब ये घूर्णन कर रही, तो उसकी वजह से ये जैसे मर्जी मान लो कारण। ठीक है, टकराने की वजह से इधर की ओर थोड़ी टिल्ट होगी, जिसकी वजह से इधर वाला भूभाग क्या हुआ, तेज हो गया, और इधर वाला थोड़ा धीमा ही रहा, तो इधर की ओर पतला हो गया ये भूभाग। क्यों, तेजी से टकराया, ये तेजी से जा रहा था, और इधर वाला क्या हुआ, थोड़ा मंदा, थोड़ा धीमा जा रहा था, तो इसके बदले ये यहाँ से चौड़ाई ज़्यादा हुई, और यहाँ से क्या हुआ, कम हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि इधर वाला तेजी है और इधर की ओर क्या थोड़ा धीमा है। धीमा क्यों, इधर की ओर तेज क्यों हुआ, टकराने के बाद थोड़ा सा ऐसे तेज हो गया इधर की ओर, एंटी क्लॉकवाइज मतलब वामावर्त दिशा में थोड़ा सा रोटेट हो गया, रोटेट तो क्या तेज हो गया एकदम। क्यों, बहुत बड़ा भूभाग है तो तेजी तो आएगी, पिछली बात है, एकदम तेज आया, और इधर से हिमालय क्या पतला हुआ, इधर से चौड़ा है क्या हिमालय। क्यों, इधर वाला तेज धीमा चल रहा है, इधर से प्लेट का भाग, इधर वाला प्लेट का भाग क्या है, तेज जा रहा है। क्यों, एंटी क्लॉकवाइज टिल्ट होना। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक, अब देखते हैं हिमालय का क्षैतिजीय विभाजन। उससे पहले एक सेकंड देखते हैं। चलो वो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।